बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज अपने यूट्यूब चैनल पे जिस सिलसिले को हमने शुरू किया है वो है इंटरव्यूज़ का सिलसिला। और आज जो पहले इंटरव्यू में मैंने दावत दे रखी है उनका ताल्लुक साइकोलॉजी के पेशे से है और ग्लोबली सर्टिफाइड भी हैं। 15 साल से ज़ायद का उनका तजर्बा हो चुका है। मिस मारिया ताहिर साहिबा आज हमारे साथ इंटरव्यू में मौजूद होंगी। मारिया साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे। वालेकुम सलाम। थैंक यू कामरान कि आपने मुझे इस चीज़ का मौका दिया। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा मेरा इतने अरसे का। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ पे या अपनी फील्ड से रिगार्डिंग आपके साथ बात करूँ, ताकि बहुत सारी हमारी जनरेशन को, हमारी यूथ को इसकी अवेयरनेस के बारे में जो है ज़रूरत है जानने के बारे में। तो इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सवाल ये है, सबसे पहले आपने मेंटल हेल्थ की बात की है। मेंटल हेल्थ का ताल्लुक हर उस शख्स से होता है जो ज़िंदगी में पैदा हो चुका होता है। ज़ाहिर है, जब इंसान पैदा होता है तो वो अपने साथ जीन्स लेकर आता है, अपने साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ वो जीता है, और हम कहते हैं कि ये इसकी जीन्स में शामिल है। सम टाइम कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, सम टाइम कोई शख्सियत ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा रहमदिल होती है। तो ये मेंटल हेल्थ को अगर आप डिफाइन करें कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली क्या है, फिर इसके कॉजेज़ पर भी मैं आपसे बात करूँगा। जी, देखें, आपने मल्टीपल चीज़ें पूछी कामरान। पहली बात तो ये कि मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी दिमागी और नफ्सियाती सेहत के बारे में हम बात करते हैं। जिस तरह हमारे जिस्म के हिस्से हैं, हम उनके ऊपर काम करते हैं, उनको बेहतर करने के लिए मज़ीद एक्सरसाइज़ या अच्छी चीज़ें हम खा रहे होते हैं, तो हमारे जो रवैये हैं या हमारे जो एहसासात या हमारे जज़्बात हैं, ये हमारी दिमागी सेहत और हमारी नफ्सियाती सेहत से मुताल्लिक है। जहाँ तक आपने बात की जीन्स की, तो देखें, जो मेंटल हेल्थ है ये मल्टीपल कॉजेस हैं, मल्टीपल वजूहात की बुनियाद पे जो है पेशेंट मल्टीपल डिसऑर्डर्स के अंदर जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर जाता है, जिसमें हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं। जीन्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो जीन से रिलेटेड जो जेनेटिकली फैमिली टू फैमिली डिजीजेस रन करती हैं, जैसे फिजिकल डिजीजेस रन करती हैं, इसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ के अंदर भी जीन्स के थ्रू, अगर फैमिली टू फैमिली शादी है तो आपके जीन्स के थ्रू भी मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो जाते हैं। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर किसी किस्म की ब्रेन इंजरी, ब्रेन की फिजियोलॉजिकली, या आप उसमें कह लें कि कोई इंटॉक्सिफिकेशन ब्रेन की, जैसे खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हुआ या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो बायोलॉजिकली भी मेंटल हेल्थ कॉज करती है। अगर मैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करूं तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आपके ट्रॉमेटिक फैक्टर्स हैं, आपके लॉसेस हैं, आपका स्ट्रेस है, आपकी ओवर थिंकिंग है। बहुत सारे फैक्टर्स साइकोलॉजिकली जो है वो कॉज बनते हैं मेंटली डिसऑर्डर्स की। थर्ड, अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कॉज करते हैं मेंटल हेल्थ को, जैसे पीयर प्रेशर है या आपकी पॉवर्टी है, आपके जॉब क्राइसिस हैं और आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो इस तरह की तीनों चीजें हैं डिफरेंट जो मेंटल हेल्थ को कॉज कर रही होती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, हमारे से मुझे ये बताइएगा, आप मेंटल हेल्थ की कॉजेज़ की बात कर रही हैं कि किस तरह से आप इस चीज़ को डायग्नोज़ करती हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप किस तरह से पहचानती हैं कि ये बंदा इस वक़्त मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम में है और इसको आपकी मदद की ज़रूरत है? कोई ऐसे पैरामीटर्स आपके पास हैं, कोई ऐसा आपका ये तजर्बे की बुनियाद पर है, या कोई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको फ़ॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ती हैं और आप ये जज करते हैं कि फलाँ बंदा है, इसको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है और अब हमें इसे मदद फराहम करनी है? देखें, मेंटल हेल्थ के अंदर जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, कोई भी सफ़र कर रहा होता है, तो हमें नज़र आ रहा होता है क्लियरली कि उसकी इम्पेयरमेंट आना शुरू शुरू हो गई है उसके बिहेवियर्स में, उसकी डेली रूटीन में। क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर की, तो डिसऑर्डर आपकी डेली रूटीन की लाइफ है, जिसमें आपका मूड है, आपके एटीट्यूड्स हैं, आपकी डेली रूटीन है। तो डिसऑर्डर में फॉल तभी आप करते हैं जब आपकी डिस्टरबेंस इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है आपकी डेली रूटीन के ऊपर। वैसे तो नॉर्मली बिहेवियर्स के अंदर रूटीन वाइज या सिचुएशनल वाइज चेंजेस आती हैं, हम उन चेंजिंग्स को नहीं कह सकते कि ये फॉल कर रहा है किसी भी मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर। हुँ, जैसा अमूमन कहा जाता है मुझे तो एग्जाइटी का इशू है, मैं तो रहता हुँ, डिप्रेशन में हूँ, हुँ, मैं सोचता नेगेटिव हूँ। वो होता हुँ, है सिचुएशनल बेस, क्योंकि ये हुँ, नेचुरल चीजें हैं और सिचुएशनल बेस इंसानों के साथ ये चीजें हो सकती हैं। हुँ,
लेकिन मेंटल हेल्थ को डिफाइन किया हुआ है क्राइटेरिया के साथ। हम डिसऑर्डर को तभी डायग्नोज करते हैं जब आप उन पहले पूरे पैराडाइम्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपकी जब असेसमेंट की जाती है, इसमें असेसमेंट टूल्स हैं अच्छा। जिनको हम अप्लाई करते हैं, उनके थ्रू भी हम असेसमेंट करते हैं। ठीक है, बाकी आपकी फैमिली रिपोर्ट भी कर रही होती है कि ये चीजें ये कर रहा है, मूड अच्छा नहीं है, हर टाइम गुस्सा है, वायलेंट क्रिएट कर रहा है, चीजों को तोड़ता है, सोता नहीं है, सारी सारी रात चक्कर लगाता है। तो जब वो हमारे पास रिपोर्ट होके आते हैं तो बकायदा हम उनको असेस करते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यू होता है, असेसमेंट टूल्स हैं। अगर हमें डाउट है कि पेशेंट कोई सब्सटेंस यूज कर रहा है तो उसमें सब्सटेंस ड्रग प्रोफाइल करवाई जाती है, और बकायदा बाकी बायोलॉजिकली उसके सीबीसी के ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, ताकि हम देख सकें कि मेंटल हेल्थ कॉज एक तो हमें डिफाइन हो जाता है कि ड्यू टू सब्सटेंस है या विदाउट सब्सटेंस है। जब आप क्लिनिकल इंटरव्यू करते हैं तो उसमें कॉजेज ऑफ ये भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये पेशेंट जिस चीज में सफर कर रहा है वो फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है जेनेटिकली किसी जनरेशन के अंदर, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या हमारी जो बैक जनरेशन है वो किस तरह के प्रॉब्लम्स में थी। तो जैसे जैसे अब अवेयरनेस आती जा रही है, जब फैमिली से बात करते हैं तो वो रिपोर्ट करते हैं कि मेरे फला रिलेटिव इस डिजीज के साथ थे, तो हमें समझ ही नहीं आई कि वो किस प्रॉब्लम में है। तो हमें वहां से फिर रीजंस भी समझ आ जाती है कि ये जेनेटिकली चल रही हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या ड्यू टू सब्सटेंस है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात है, हमारे यहाँ माशरे में ज़ाहिर हम फिरते हैं, सोसाइटी में चलते हैं, एक बंदा है उसको डायबिटीज हो जाती है, तो हम कहते हैं कि जी आपको डायबिटीज है, यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, यू हैव टू मेक योर चेकअप एंड देन यू हैव टू गेट योर मेडिसिन फ्रॉम द डॉक्टर, राइट। एक बंदा है उसको कैंसर हो जाता है, खुदा ना खास्ता, फिर हम उसको कहते हैं कि आप इस हॉस्पिटल में चले जाइए, आपका ये ट्रीटमेंट है, केमो लगेगी, ये वो। लेकिन जो मेंटली हेल्थ की जब बात आती है ना, अव्वल तो कोई शख्स ये कहते नहीं है कि वो मेंटली इल है, वो ये समझता है कि हम उसको पागल कह रहे हैं, हम उसको मजनू कह रहे हैं। एक ये बहुत बड़ी मिथ मिथ नहीं है, ये हकीकत है, मैं इसको मिथ नहीं कहूंगा, इट्स नॉट अ मिथ लाइक दैट। क्योंकि लोग ये कहते हैं, आप कोई बंदा आ जाए ओके जी मैं मेंटली मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो जो चार बंदे खड़े होंगे यार ये पागल तो नहीं हो गया। एक ये बात का मुझे जवाब दीजिए कि इस इन चीजों को सोसाइटी से हम कैसे रिमूव करते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल भी है इससे रिलेटेड। कुछ डिजीजेस देखें, स्टिग्मेटाइजेशन और लेबलाइजेशन है ड्यू टू मिथ्स। ठीक है, हमने लेबलाइजेशन आपने मन बिल्कुल घड़त कहानियां और ठीक वर्ड मफरूजे, बोला। जी हाँ। लेबलाइजेशन हाँ। और लेबलाइजेशन के साथ साथ स्टिग्मेटाइजेशन है, वो सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ में नहीं है, वो फिजिकल हेल्थ में भी है। जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस है, या टीबी की डिजीजेस हैं या शुगर है, तो हम बड़ा फखर से नाम लेके बड़ा ओपनली कह देते हैं फलां को ये है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ के अंदर हमें मिथ्स हैं, बहुत ज्यादा मफरूजे हैं लैक अच्छा। ऑफ अवेयरनेस की वजह से। तो हम्म। हमें यहाँ पे सोसाइटी में बेसिकली गाइड करने की ये जरूरत है कि मेंटल हेल्थ जो है वो ट्रीटेबल है, क्योंकि अच्छा। ब्रेन हमारी बॉडी का एक सॉफ्टवेयर है और हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। हमें सम टाइम कॉजेज की समझ नहीं आ रही होती, अगर हमें कोई कह देता है, किसी फिजिशियन के पास हम जाएं किसी भी प्रॉब्लम के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हम जाते हैं हेडेक के साथ या माइग्रेन के साथ, बीपी अप एंड डाउन है या आपकी पल्पिटेशन है, और आपको फिजिशियन गाइड कर देता है कि आप जाएं साइकोलॉजिस्ट के पास क्योंकि आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। वो आपको बताएगा कि आपने अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, वो आपको बताएगा आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, आपने उसको कैसे रूटीन में लेकर आना है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम इस चीज को समझते हैं कि मुझे जो पागल कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मफरूजों पे चल रहे हैं, ट्रीटेबल डिजीजेस हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जिसके ब्रेन ने काम करना छोड़ दिया वो इंसान अब सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं है या बिल्कुल, दिस इज द रिश्तों को थिंग एक्चुअली निभाने आई के, वांट टू टॉक जिम्मेदारियां अबाउट। निभाने के काबिल नहीं है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से ये डिजीजेस जो हैं ये ट्रीटेबल हैं, ये मैनेजेबल डिजीजेस हैं। और जिस तरह बाकी फिजिकल पार्ट्स के लिए हम मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको फॉलोअप्स रखते हैं, इसी तरह मेंटल इलनेस के अंदर भी हम अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और एक नॉर्मल लाइफ अपनी हम गुजार सकते हैं विद मेडिसिन, विद अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से। फेयर इनफ। मारिया साहब एक और सवाल है, देखिए अगर मुझे बुखार है तो मैं डॉक्टर के पास खुद जाऊंगा, मुझे किसी जिस समय कहीं कहीं दर्द हो रहा है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा कि मुझे ये पेन है, मुझे यहाँ पेन हो रहा है, वो मुझे मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन पे लिख के दे देगा, उसके बाद मेडिसिन जो प्रोसेस है। लेकिन जो मेंटल हेल्थ का पेशेंट है, जो खुद ये समझता है कि उसको मेंटली कोई मसला आ रहा है, क्या वो खुद आप लोगों के पास आता है कि मुझे ये मसला आ रहा है, या फिर वो अपनी फैमिली से शेयर करता है
क्योंकि वो दोस्तों में शेयर करेगा तो वही जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं, वो फिर उसका दे विल डेफिनेटली मेक फन ऑफ हिम, कि पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये वो। अगर वो यस। फैमिली से डिस्कस करता है तो क्या वो फैमिली उसको साथ लेकर आती है, या वो खुद आप लोगों के पास आता है और वो बताता है कि मुझे ये मसला है, देन यू हैव टू वर्क ऑन इट? देखें, मेंटल हेल्थ के अंदर दो तरह की क्लासिफाइड हम करते हैं मेंटल हेल्थ को, जिसमें एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं, एक साइकोसिस डिसऑर्डर्स हैं। हम्म। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर पेशेंट को अपने अंदर चेंज आना फील होता है, ओवर हम्म। थिंकिंग है, टेंशन है, हम्म। स्ट्रेस है, नींद डिस्टर्ब है, तो उसका कनेक्शन रियलिटी के साथ रहता है। और हम्म। वो सम टाइम इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए कहीं ना कहीं अपने सपोर्टिव सिस्टम से या डॉक्टर से डिस्कस करके उस चीज के लिए हेल्प लेता है। लेकिन हम अगर सेकंड कैटेगरी की बात करें, जिसको हम साइकोसिस कहते हैं, तो इस कैटेगरी के पेशेंट्स के अंदर इनसाइट नहीं होती, हम्म। उसका कनेक्शन रियलिटी के साथ कनेक्ट नहीं होता। और इस वजह से अगर साइकोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनको अपनी ट्रीटमेंट की और अपनी डिजीज की अवेयरनेस नहीं होती। उनके लिए वही रियलिटी है जो उनके ब्रेन की डिसफंक्शनैलिटी उनको दिखा रही है, वो अपने एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम्म। तो ऐसी कंडीशन में फैमिली उनको लेकर आती है, या सम टाइम अगर पेशेंट बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, हम्म। फैमिली के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, या उसके पास किसी किस्म का कोई वेपन है या थ्रेटनिंग कोई ऐसी चीज है जिससे वो फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है या खुद के लिए नुकसान का बाइस हो सकता है, तो ऐसी सूरत में फिर वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो बने हुए हैं उनमें हम्म। कॉल करते हैं। वहां की टीम पेशेंट को जो है वो रेस्क्यू करती है, और रेस्क्यू करके फिर उसको इंडोर रख के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है मेडिसिन के थ्रू। जब वो इंसाइटफुल होता है, थोड़ा रियलिटी में आना शुरू होता है, तो उसको फिर उसकी डिजीज अवेयरनेस पे काम किया जाता है, ताकि आगे कभी उसको हेल्प की जरूरत हो या अपने अंदर वो चेंज फील करे, या वो मेडिसिन ले रहा है तो उसको इंसाइटफुल होना चाहिए कि वो मेडिसिन क्यों ले रहा है, वो किस हम्म। किस्म की डिसफंक्शनैलिटी में या डिजीज में सफर कर रहा है, और उसको आगे मेंटेन रखने के लिए उसको किस तरह का लाइफस्टाइल रखना चाहिए, या आगे उसको क्या करना चाहिए, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो उसको मेंटल हेल्थ में प्रोवोक करते हैं या कॉज बनते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट पे फिर उसको काम करवाया जाता है बिल्कुल ताकि वो ठीक। दोबारा से रिलैप्स ना कर सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कि कौन सी एज ब्रैकेट के लोग आपके पास आते हैं जो मेंटली इल हैं, या वो समझते हैं कि उनको आपकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, सम टाइम मेडिसिन की ज़रूरत है, सम टाइम उनको सेशंस की ज़रूरत है। तो ये एज ब्रैकेट क्या है? आया कि यंगस्टर्स की बहुत बड़ी तादाद है, या 40 से अबव जो लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद है? और ये भी बताइएगा कि आप इसमें डायग्नोस क्या कर रही हैं? पेशेंट्स की जो ज़्यादा तादाद है, वो किस वजह से इस वक़्त स्ट्रेस में हैं या एंग्ज़ायटी में? ओके, देखिए इसमें कामरान हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते एज को, क्योंकि कुछ चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स हैं, डेवलपमेंटल अच्छा। डिसऑर्डर्स हैं जो टीन एज तक रहते हैं। हुँ। अगर टीन एज तक हम उनको आइडेंटिफाई नहीं करते, उनको डायग्नोस नहीं करते, तो वो जैसे ही टीन एज से उनका टाइम पीरियड गुजरता है, अडल्ट्स में जाते हैं, तो वो डिजीजेस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में या मूड रिलेटेड इश्यूज में या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की तरफ को अकरिंग में चली जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं। और इस टाइम अगर मैं या बात करूं तो यूथ में सबसे ज्यादा इस टाइम हमारे पास जो पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स के साथ हो रहे हैं। हुँ। और हुँ। सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं केमिकल्स की, तो वो मल्टीपल टाइप्स के केमिकल्स हैं जिनके साथ वो रिपोर्ट हो रहे हैं। हुँ। और दूसरा मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आजकल जैसे विंटर का सीजन है, तो सीजनल कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं जो कॉज करते हैं, हमारा हुँ। सीजन ट्रिगर करता है, हुँ। रीजन बनता है कॉजेज की, जैसे मूड रिलेटेड इश्यूज हैं हुँ। उनको, या बाइपोलर डिसऑर्डर है उनको, बिल्कुल और ठीक है। सब्सटेंस को। हुँ। तो आज के जैसे सीजन चेंज है, तो इसमें सब्सटेंस यूज रिलेटेड, मूड रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आजकल क्लाइंट ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपकी पर्सनैलिटी के साथ भी है मेरा, वो ये है कि ज़ाहिर है जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो आप उनके साथ सेशंस करते हैं, इंडल्ज होते हैं और उनको ये बावर करवाते हैं कि आप उनको सुन रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि इफ यू आर अ एक्टिव लिसनर देन यू कैन बी एक्टिव स्पीकर एज़ वेल। तो एक डॉक्टर की भी यही ज़िम्मेदारी होती है कि वो पेशेंट को सुने। अब जब आप बिल्कुल। उनको सुनते हैं, उनकी स्टोरीज़ को सुनते हैं, डेफ़िनिटली आप लोग भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, आप लोग भी इंसान हैं। तो आप लोगों के अपनी ज़िंदगी में जब कोई तनाज़ात या दबाव का सामना आपको आता है, कोई स्ट्रेस आता है और उसका सामना करने के लिए आप कौन-सी ऐसी तरकीब है जिनको आप इस्तेमाल करती हैं कि आई हैव टू गेट आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, अ, अगर आप उस चीज़ में इंडल्ज होती हैं? देखें, हम मेंटली हेल्थ में अगर मैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करूं, जैसे मैंने बताया कॉजेज ऑफ मेंटल हेल्थ, तो हमारा बेसिकली कॉपिंग स्ट्रेटजीज वीक होती हैं।
या हमें ओवर थिंकिंग की आदत होती है, या हम अपने प्लान्स को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेशंस में हैं, हर टाइम उनके पीछे हैं, वर्कहॉलिक हैं, हमने अपने लिए टाइम ही नहीं निकाला। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं मेंटल हेल्थ को कॉज करने के लिए। ठीक है। जैसे कि आपने बात की कि हम लोग सारा दिन ऐसे मेंबर्स को, ऐसे क्लाइंट्स को जो है वो डील कर रहे होते हैं, तो हमारी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। हम सबसे पहले देखें चीजों को बैलेंस रखना, जो हम दूसरों को सिखाते हैं, अपनी रूटीन बैलेंस रखना, एक हेल्दी नींद लेना या फूड का इंटेक है उसको अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये और आपकी दूसरी लाइफ में बात ये ऐसा कि है? काम को अगर बिल्कुल है, अच्छा, क्योंकि ठीक आप है। देखिए हम अपनी रूटीन को मैनेज रखते हैं ना, हमें अपना बैलेंस लेके चलना है। और हम्म। अमूमन अगर आप वर्क हॉलिक होंगे, चाहे वो किसी फील्ड से भी रिलेटेड है, वो बिजनेस है या टीचिंग है या कोई भी ऐसा काम है आपका, आप अगर वर्क हॉलिक होंगे तो वर्क हॉलिक भी होना आपके ब्रेन को डिसफंक्शनैलिटी की तरफ लेके जाता है, आपके एटीट्यूड्स में, आपके मूड हम्म। के ऊपर, आपके हम्म। इमोशंस के ऊपर अफेक्ट करता है। तो हम्म। हम जब हॉस्पिटल का टाइम है तो वहां की चीजें वहीं रख के आते हैं। जब अच्छा। वहां रख के आके घर आते हैं तो वो हमारा कोशिश यही होती है कि उसमें क्वालिटी ऑफ टाइम हो, जिसमें फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, हम्म। उसमें आपकी अपनी पर्सनल कोई ऐसी एक्टिविटीज हों जो आपको हैप्पीनेस का या इमोशनली ड्रेन का, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जिसमें हम्म। फिजिकल वॉक हो सकती है आपकी। हम्म। कुछ मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज ऐसी हैं जैसा डीप ब्रीथिंग है, तो समथिंग लाइक, ताकि वो इम्पैक्ट जो है आपके ऊपर ना आए। अच्छा, जब आपके पास कोई मेंटल हेल्थ का पेशेंट आता है और आपने डायग्नोस भी कर लिया है कि एक्चुअली उसको इस वक्त इलाज की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, रहनुमाई की ज़रूरत है, तो आप उनको कौन से ऐसे इक़दाम बताते हैं जो मेंटल हेल्थ का वो ख्याल रख सके बाय हिज ऑन सेल्फ, वो अपने तरफ से, कि वो मेंटल हेल्थ के कौन से ऐसे इक़दाम को, कौन से ऐसी तरह की पर अमल करे कि वो मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सके? कोई एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट आप उसको कहती हैं कि आपका अगर घर का माहौल ये है तो आप थोड़ी देर वॉक पर चले जाएँ, या आपको आउट ऑफ सिटी जाना होगा, नॉर्दर्न एरियाज की सैर करें, किस तरह से आप डायग्नोस करके फिर उनको बताती हैं कि दीज आर द पैरामीटर्स यू हैव टू फॉलो दिस, देखिए तो जब आप उस पर करते हैं मेंटल हेल्थ पे अपना ख्याल रख सकते हैं। देखिए जब पेशेंट हमारे पास आता है, उसकी असेसमेंट होती है, तो डायग्नोसिस पता चल जाता है कि ड्यू टू सब्सटेंस है, या किसी मेंटल डिजीज के अंदर है, विदाउट सब्सटेंस या विद सब्सटेंस। तो पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो प्लान होता है, हम्म। जिसमें मेडिकेशन एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि ब्रेन डिजीजेस जो हैं वो आपके न्यूरो से हैं, हम्म। जो हमारा रियलिटी के साथ कनेक्शन रखते हैं, क्योंकि वही चीजें न्यूरो हमें इन्वायरमेंटल फैक्टर से, हमारी थॉट से, हमारा हम्म। सोचना, हमारी मूवमेंट, हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम्म। अगर उनमें किसी वजह से डिसफंक्शनैलिटी है, या वो इंक्रीज है या डिक्रीज है, दोनों हम्म। सूरतों में मेंटल डिसऑर्डर है, तो हम्म। जब उसका एक डायग्नोसिस बन जाता है तो फिर हम उसका थेराप्यूटिक प्लान बनाते हैं। प्लान बनता है उसका फार्माकोलॉजी का जो मेडिसिन से रिलेटेड है, एक प्लान बनता है उसका काउंसलिंग का और थेरापीज का। ठीक है, जिसमें काउंसलिंग की जाती है कि आपकी डिजीज क्या है, ठीक है, डिजीज के ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं, इस डिजीज की कॉज क्या है, कैसे आपकी रूटीन थी जब, क्योंकि आप क्लिनिकल इंटरव्यू करते हैं, उसमें आप फैमिली हिस्ट्री भी लेते हैं, उसका लाइफस्टाइल भी देखते हैं, आप उसका थॉट प्रोसेस भी चेक करते हैं, आप उसको असेस करते हैं प्रॉपरली बायोसाइको सोशल मॉडल के थ्रू के उसकी सारी लाइफ किस पैनल पे चल रही है। फिर हम्म। हम असेस करते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो इसको मेंटल हेल्थ में सपोर्ट कर सकते हैं, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इसको रिलैप्स करवा सकते हैं या इसकी लाइफ हम्म। को डिसफंक्शनल कर सकते हैं। उसमें हम्म। फिर उसको टेक्निक सिखाई जाती हैं हम्म। कि आपने अपनी फिजिकल हेल्थ को कैसे बेहतर रखना है, आपने अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को कैसे बेहतर रखना है, अगर स्लीप के इश्यूज हैं तो आपने स्लीप हाइजीन को कैसे बेहतर रखना है, हम्म। स्ट्रेस है या आपको थिंकिंग ओवर थिंकिंग की आदत है तो आपने अपनी थॉट स्टॉपिंग कैसे करनी है, और आपने अपनी रूटीन को कैसे बैलेंस रखना है, अगर हैप्पीनेस का एलिमेंट नहीं है तो आपने कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आपका, हम्म। कि आप ये चीज अडॉप्ट करें तो आप जैसे प्लेयर इफेक्ट लें। ठीक है, हम्म। तो मल्टीपल डिसऑर्डर्स के अंदर मल्टीपल पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, क्योंकि हमें ठीक है। सपोर्ट सिस्टम भी देखना है, हम्म। हमें उसका फाइनेंस सिस्टम भी देखना है, और हमें हर उसका एक के लिविंग कॉजेज भी स्टाइल और अलग लिविंग होते हैं। एरियाज भी देखना है। बिल्कुल, तो हमें ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखते हुए उसकी काउंसलिंग, उसका थेराप्यूटिक प्लान इसी तरह बनाना होता फेयर इनफ। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जब इस तरह के पेशेंट से डील करते हैं, उनके इलाज के लिए, उनकी मदद के लिए, तो आप लोगों को कैसा सपोर्ट चाहिए होता है, और अगर सपोर्ट चाहिए होता है तो किससे चाहिए होता है?
इस तरह के पेशेंट्स को डील करने के लिए? हमें सबसे पहले जो सपोर्ट चाहिए होती है वो हमें अपने हमारे स्टाफ की तरफ से और मेडिकल टीम की तरफ से सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि जब पेशेंट आता है और साइकोसिस के साथ है, पुअर कंप्लायंस है, इनसाइट नहीं है, अग्रेसिव बिहेवियर है उसका, तो सबसे पहले हमें मेडिकल सपोर्ट चाहिए होती है। हम मेडिकली उसको देखते हैं मेडिसिन के थ्रू, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग की और सुनने की पोजीशन में आ जाए। अगर ठीक है। सुनने की पोजीशन में नहीं है, कम से कम उसका एंगर कंट्रोल हो जाए, अगर वो इंसाइटफुल नहीं भी है, ताकि उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसकी अपनी जात के लिए या दूसरों के लिए वो मैनेज हो जाए। उसके बाद फिर उसको साइको एजुकेट किया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है। बहुत सारी मल्टीपल थेराप्यूटिक टेक्निक्स हैं जो अप्लाई की जाती हैं। दूसरा जो सपोर्ट सिस्टम हमें चाहिए होता है वो फैमिली सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट के अंदर तो पेशेंट हमारे पास है, इंडोर है, हम उस पर काम कर रहे हैं, वो टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी है। साइकोसिस वाला पेशेंट है तो वो टाइम लेगा रियलिटी में आते हुए, न्यूरोटिक वाला है उसके मल्टीपल इश्यूज हैं, उस पर उसकी स्टेबिलिटी आते हुए। तो हमें सबसे ज्यादा फिर सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है फैमिली का, क्योंकि रिकवरी के अंदर या पेशेंट को मैनेज करने के लिए फैमिली की अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सम टाइम फैमिली प्रोवोकिंग का या इनेबलिंग का रोल प्ले कर रही होती है, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ स्पॉइल हो रही होती है। या सम टाइम फैमिली के अंदर अगर अवेयरनेस नहीं है तो वो पेशेंट्स की मेडिसिन अपनी मर्जी से क्विट कर देते हैं, अच्छा, ये आउटडोर भी के इशू अंदर है। उसके फॉलोअप्स नहीं रखते, और इस अपनी मर्जी से डोज कम कर दी, अपनी मर्जी से मेडिसिन उसकी ज्यादा कर दी, तो ये फैक्टर भी डिस्टर्ब करता है। तो हमें फिर फैमिली को भी गाइड करना होता है कि ये डायग्नोसिस है उसका और ये चीजें उसको ट्रिगर करेंगी, ये चीजें आपने मेंटेन रखनी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी साइड से है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे क्लाइंट की साइड से है, और इस तरह से फिर जो है वो प्लान को जो है वो आगे एग्जीक्यूट किया जाता है। मारिया साहब, आखिरी पैगाम दीजिएगा हमारे देखने सुनने वालों के लिए कि वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए किन पैरामीटर्स पर अमल करें कि वो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाए, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है तो देखिए, मैंने मैं अपनी यूथ को ये एडवाइस करना चाहूंगी कि हमें अपने लाइफ के अंदर बैलेंस करने की जरूरत है। बैलेंस रखने के साथ साथ हमें अपने साथ कनेक्शन बिल्ड करने की जरूरत है। हम मेंटल हेल्थ में तभी सफर करते हैं, रियलिटी से भागते हैं, अपने आप भागते हैं, तो वर्क हॉलिक होने से या मटीरियलिस्टिक होने से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर, हम शुक्र अदा नहीं करते, जो चीजें हमारे पास हैं उस पे हम सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर हमने एक चीज लेनी है तो हमें वो मिल भी जाए तो उसके बाद हम दूसरी चीज की तरफ चले जाते हैं, तो हैप्पीनेस का एलिमेंट हमारी लाइफ के अंदर नहीं है। जो चीजें हमारे पास मौजूद है इनको हम इंजॉय नहीं करते, उस पर हम शुक्र अदा नहीं करते, हमारी लाइफ के अंदर बैलेंस नहीं है। ठीक है, जो चीज हम है हर उसको चाह चीज को लेना अपनी चाहिए। मेंटल हेल्थ से लेके फिजिकल हेल्थ से लेके चाह लेना चाहिए, ठीक हो क्योंकि गया। हमें लाइफ के एक पल का अंदाजा नहीं है। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं, या तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या हम पास्ट के बारे में सोचते हाँ, हैं, प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते। बिल्कुल आपने तो ठीक कहा। हमें बेसिकली प्रेजेंट में रहने की जरूरत है, प्रेजेंट को एंजॉय करने की जरूरत है। कल तो हमें पता ही नहीं है ना एक सेकंड का, कि एक सेकंड हमारे पास जिंदगी की मोहलत है या नहीं है। और पास्ट ऐसा है कि जो गुजर गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो आज है, अभी है, उसी को एंजॉय करना चाहिए और उसी में रह के अपने आप को सेटिस्फाई भी रखना चाहिए और उस पर शुक्र जी, मारिया साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। अदा भी कर। आपने बड़ी इंफॉर्मेटिव बात की और आपने कहा है कि लम्हा मौजूद में जीना चाहिए। लम्हा मौजूद में जब हम जीते हैं तो हमारे शोल्डर्स पर और हमारे जहन पर दबाव कम होता है और उसमें हम जिंदगी को जी लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने शिरकत की और आपने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की, जो यकीनन बहुत देखने शुक्रिया सुनने कामरान, वालों के लिए बड़ी अहम होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया कामरान, अल्लाह हाफिज।